हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय रूसो। चैप्टर का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। रूसो वॉज फेमस फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ 18th सेंचुरी who has explained his views about social contract theory in his famous book Social Contract, published in 1762। रूसो जो थे वो फ्रेंच फिलोसोफर थे 18 सेंचुरी के, जो कि काफ़ी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फेमस तरीके से मशहूर करने वाले थे उस टाइम पे। और उनकी बुक का नाम, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, उनकी बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में पब्लिश हुई थी। Like Hobbes and like Hobbes and Locke, Rousseau also accepted that before state came into existence, man was living in the state of nature in which he had a peaceful and comfortable life। वो भी ये मानते थे बाकियों की तरह, जो बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने वाले हैं, कि इंसान जो है वो स्टेट के आने से पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहता था और काफी आसान जिंदगी जीता था। अकॉर्डिंग टू रूसो, द मैन वॉज अ गुड ह्यूमन बींग from the very nature, and he had a sense of cooperation and sympathy towards fellow human beings। वो कहते थे इंसान बहुत अच्छा था और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होता था और अच्छे तरीके से कॉपरेट करके रहते थे। बट when the reason and intellect developed among them, it created a sense of mine and thine among them, as a result of which the peaceful life became unpeaceful, and to get rid of it, people entered into a social contract and created a state। जैसे जैसे इंसान को अकल आई और रीजनिंग आनी शुरू हुई, वैसे वैसे इंसान जो है माइन एंड थाइन, मतलब मेरा तेरा, ये मेरी चीज है वो तेरी चीज है, ये मेरी जमीन वो तेरी जमीन, ऐसा करना शुरू कर दिया इंसान ने, जिसकी वजह से उसकी जो जिंदगी है वो अनपीसफुल हो गई। और इस जो डिस्टरबेंस को हटाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने स्टेट को जन्म दिया। ठीक है, किस तरीके से हुआ सारा का सारा डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रूसोज व्यू about the state of nature and social contract is given below। Number 1, state of nature according to Rousseau। रूसो क्या कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूसो, बिफोर द स्टेट came into existence, the man was living in the state of nature। मैं उल्टा बोल गया। अकॉर्डिंग टू रूसो, बिफोर द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, स्टेट के आने से पहले जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, इन विच ही लिव्ड लाइक अ नोबल सैवेज। बहुत अच्छी जिंदगी थी, बहुत अच्छे तरीके से रहा जाता था उस टाइम पे। ही हैड सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़े थे और सेटिस्फाइड थे, फियरलेस थे, सिंपल और पीसफुल लाइफ जीते थे स्टेट ऑफ नेचर में। His needs were limited, whereas the availability of goods were in abundance, therefore he was not worried about the future। उसकी जो इंसान की जो नीड्स थी वो लिमिटेड थी और जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो काफी अबंडेंस में थे, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं थी। He had no feeling of mine and thine, high and low, moral and immoral, sinful and noble, and good or bad, etc. And because of the lack of wickedness, he did not know about the hoodwink others। He did not know to hoodwink others। सिंपल वर्ड्स में उसको ये फीलिंग नहीं थी कि भाई ये तेरा है, ये मेरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कोई फीलिंग नहीं थी। वो अपनी जिंदगी को पीसफुली तरीके से चलता था और एक दूसरे को धोखाधड़ी देने की कोशिश नहीं करता था। मैन वॉज अ नोबल बींग एंड वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट डे इविल्स। मैन जो है वो एक नोबल था, एक सच्चा इंसान था, साफ सुथरा इंसान था, और उसको जो आजकल की जो हेरा फेरी होती है या आजकल की जो माल प्रैक्टिसेस हैं, जो बेईमानी है, उनके बारे में नहीं पता था। अकॉर्डिंग टू रूसो, दिस स्टेट ऑफ नेचर वाज अ गोल्डन पीरियड। ऐसी जिंदगी को गोल्डन पीरियड कहा गया है रूसो ने अपनी थ्योरी में, अपनी बुक में। बट अकॉर्डिंग टू रूसो, दिस गोल्डन एज डिड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो गोल्डन एज थी हमेशा नहीं चलनी थी। Due to certain events in the state of nature, the peaceful life of the people became unpeaceful। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए स्टेट ऑफ नेचर में जिससे जो पीसफुल लाइफ थी वो पीसफुल नहीं रही। अकॉर्डिंग टू रूसो, with the increase in population, the reason and intellect had developed among the people, and it led to development of the institutions like private property and family, etc., etc। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों में रीजनिंग आ गई, लोगों में इंटेलेक्ट आ गया, अकल आ गई, तो उन्होंने अपने जो मेरा तेरा करना शुरू कर दिया, ये मेरी चीज वो तेरी चीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस करना शुरू कर दिया,
फैमिली लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया, फैमिली को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, फैमिली के इंसेंटिव्स को फॉलो करना शुरू कर दिया. द मैन हैड बिकम greedy and selfish and he started to amass more and more goods. तो जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जमाना चला, फैमिली चली, वो ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी की ग्रीड बढ़ गई. मैन हैड कम to know about the importance of the land and he had started to accumulate more and more land. इंसान को पता लग गया कि जमीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसने ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया. अकॉर्डिंग टू रूसो, the man had the man who had established his control on a piece of land for the first time was originator of the state. तो जिसने पहली बार जमीन पे कब्जा करना शुरू किया था, वही स्टेट का ओरिजिनेटर माना जाता है रूसो की थ्योरी में. The other people had accepted this. बाकी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. As a result of this, a noble savage man become selfish and the feeling of mine and thine had developed among them. इस वजह से जो नोबल सैवेज मैन था, जो काफी ईमानदार और साफ सुथरा सच्चा इंसान था, वो एकदम से जो है परेशानी क्रिएट करने वाला सेल्फिश इंसान बन गया. The peaceful state of nature had become a battleground and the men become enemy of one another. तो ये जो पीसफुल सिचुएशन चल रही थी स्टेट ऑफ नेचर में, इसमें डिस्टर्बेंस आ गई और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए. According to Rousseau, in order to get rid of the sorry state of affairs, the people had entered into a contract, as a result of which the state had come into existence. इस सॉरी स्टेट को, प्रॉब्लमेटिक स्टेट को, जो स्टेट ऑफ नेचर है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ताकि ये जो सॉरी स्टेट है इसको हटाया जा सके और एक न्यू स्टेट बॉर्न की जा सके. ठीक है, इस वजह से स्टेट एग्जिस्ट करती है, ये रूसो का मानना है. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रूसो क्या कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. अकॉर्डिंग टू रूसो, विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजनिंग या रीजन अमंग द पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर, द institutions of private property and family had come into existence and it led to the development of feeling of mine and thine among them. ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था तो शुरुआत में उसकी लाइफ पीसफुल थी, जिसको गोल्डन एज कहा गया. उसके बाद जैसे ही जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली इंस्टीट्यूशंस आए, तो इंसान को लगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द पीसफुल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल हैड बिकम अनपीसफुल. इस वजह से लड़ाइयाँ पड़नी शुरू हो गई स्टेट ऑफ नेचर में. ही हैड बिकम सेल्फिश एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर मोर एंड मोर गुड्स इंक्लूडिंग लैंड. तो वो चाहता था कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हों, ज़मीन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो. ऑल दिस हैड led to the end of the feeling of mutual love, respect and goodwill among the people. इसकी वजह से लोगों में आपस में लड़ाइयाँ पड़नी शुरू होगी और जो प्यार मोहब्बत था लोगों के बीच में वो खत्म हो गया. They kept fighting among themselves and it created the situation of might is right. Now it had become necessary for the people to get rid of sorry state of affairs of the state of nature. तो लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे और जो प्यार मोहब्बत है वो खत्म होगी. इससे जो जिसके पास जोर ज्यादा है वो दूसरे पे कब्जा करी जा रहा था, दूसरे की जमीन को कब्जा कर रहा था मार काट के. तो काफी जरूरी हो गया था कि इस जो स्टेट ऑफ नेचर से अब निकला जाए. विद दिस पर्पस इन माइंड, पीपल हैड एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच दे हैड गिवन ऑल देयर राइट्स टू कलेक्टिव विल, व्हिच वाज आल्सो नोन एज जनरल विल. उन्होंने अपने सारे राइट्स जो हैं वो दे दिए कलेक्टिव विल को, जिसको जनरल विल भी कहा जाता है, कि जो आम जनरल विल है उसके हिसाब से काम करेंगे, उसके हिसाब से जो राइट्स एंड लॉज बनेंगे, और जनरल विल को मेन माना गया. ठीक है, दिस जनरल विल वाज द सम टोटल ऑफ रियल विल्स ऑफ द पीपल एंड was always right and supreme. ये जो जनरल विल थी, जितनी भी लोगों की रियल विल्स हैं उनको टोटल करके जनरल विल बनाया जाता है, और जो जनरल विल है वो कभी भी पार्शियल नहीं होगी, वो सबकी बात करेगी. समझ के बात, सबकी जो मंजूरी होगी उसी को जनरल विल कहा गया. दिस वे अकॉर्डिंग टू रूसो, द पीपल हैड नॉट given their rights to a particular person or a group of person, rather these were given to general will which included the will of all. तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि सारे के सारे राइट्स किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को नहीं दिए गए, किसी राज्य को नहीं दिए गए, सारे के सारे राइट्स जनरल विल को दिए गए. समझ की बात, जो सबकी मंजूरी है, सबकी मर्जी है, उसको दिए गए. रूसो वाज द सपोर्टर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड वाज इन फेवर ऑफ गिविंग सॉवरेनिटी नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बट टू ऑल पीपल लिविंग इन द स्टेट. रूसो ने कहा
कि सबसे पहले तो रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी को फेवर करता था। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जो मतलब ओवरऑल पॉपुलर चीजें हैं, जो मशहूर चीजें हैं, वो होनी चाहिए। जनरल विल के हिसाब से काम चलना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल को फुल पावर या ग्रुप ऑफ पीपल को फुल पावर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। उन्होंने क्या बातें कही हैं, उनकी थ्योरी की खासियत क्या है, कौन कौन सी खास बातें हैं। अकॉर्डिंग फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नंबर वन, स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ गोल्डन एज। शुरुआत में उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि इंसान काफी पीसफुल जिंदगी जीता था, प्यार मोहब्बत से जीता था, उसको गोल्डन एज कहा गया है। तो स्टेट ऑफ नेचर वाज अ गोल्डन एज। अकॉर्डिंग टू रूसो, इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज लीडिंग अ गुड लाइफ। शुरुआत में अच्छी लाइफ चल रही थी। हिज नीड्स वर लिमिटेड वेयर एज द गुड्स वर इन प्लेंटी, देयरफॉर देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। शुरुआत में उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी और जितने गुड्स उसको चाहिए सप्लाई उससे ज्यादा थी, तो उसको कोई शॉर्टेज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल पीपल लिव्ड इन अ लाइफ ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड लुक्ड आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अनदर। हर कोई इंसान एक दूसरे से म्यूचुअल लव कॉपरेशन से रहता था और एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखता था। बिकॉज ऑफ दिस रूसो गेव द नेम ऑफ गोल्डन एज टू दिस पीरियड। इस वजह से रूसो ने इस जो टाइम चल रहा था उसको गोल्डन एज कहा या गोल्डन पीरियड कहा। ठीक है, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट in the state of nature, the peaceful life of individual became unpeaceful, and with the purpose to leave the state of nature, the people had entered into a social contract. तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, लोगों में रीजनिंग आ गई, लोगों में इंटेलेक्ट आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है वो लालच बढ़ गया, फैमिली लाइफ जो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां दे के जाने का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया। इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा आ गई स्टेट ऑफ नेचर में। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। सेकंड आ जाता है एवरी इंडिविजुअल वाज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, हर एक इंडिविजुअल उसमें पार्टी होगा। According to Rousseau, social contract was made by all living in the state of nature, meaning thereby that every individual was party to contract, and through this contract, the powers to rule over themselves were given not to an individual or a group of individuals, rather these were given to general will, which was the common will of all, as it included द विल ऑफ ऑल। सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि रूसो ने ये कहा था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारे के सारे लोग जो स्टेट ऑफ नेचर में आते हैं वो आ जाएंगे, और जब सारे के सारे जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएंगे, तो वो जो पावर्स टू रूल है वो किसको दे देंगे, जनरल विल को। ठीक है, जनरल विल को मेन जो है पावर्स दे दी जाएंगी, और जो भी जनरल विल होगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। जनरल विल क्या होता है, रियल विल्स का सम टोटल। ठीक है, तो इसमें जनरल विल को फोकस किया गया। नेक्स्ट आ जाता है जनरल विल वाज द सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल्स ऑफ द पीपल, जो मैंने अभी बताया। रूसो हैड डिवाइडेड द विल ऑफ द पीपल इनटू टू काइंड्स। रूसो ने कहा था दो तरीके की विल्स होती हैं, एक्चुअल विल्स एंड रियल विल्स। ठीक है, एक्चुअल विल, रियल विल। अकॉर्डिंग टू रूसो, एक्चुअल विल इज बेस्ड ऑन सेल्फिश मोटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कीप ऑन चेंजिंग, देयरफॉर इट इज नॉट राइट। जो एक्चुअल विल होती है लोगों के सेल्फिश मोटिव्स के हिसाब से होती है, और वो लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि मेरा सेल्फिश मोटिव आज कोई और है, कल कोई और है, परसों कोई और हो सकता है। रियल विल इज द विल ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर इज द ऑब्जेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज करेक्ट। उन्होंने कहा रियल विल जो है वो एंटायर सोसाइटी की विल होगी, जो कि सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड होती है, और ये हमेशा करेक्ट होती है। अकॉर्डिंग टू रूसो, जनरल विल is the sum total of real wills of the individual, and reason, intellect, truth, unselfishness and social welfare etc are the basis। तो उन्होंने कहा जो जनरल विल है ये सम टोटल ऑफ ऑल द रियल विल्स है, और ये रीजनिंग पे बेस्ड होती है, ये इंटेलेक्ट एंड ट्रूथ एंड अनसेल्फिशनेस पे बेस्ड होती है, और सोशल वेलफेयर पे फोकस्ड होती है, इस वजह से ये हमेशा सही होती है। नेक्स्ट, रूलर रिस्पॉन्सिबल बिफोर द जनरल विल। According to Rousseau, the general will, not the ruler, was supreme, as the ruler was responsible before the general will for the use of his powers। अगर रूलर है तो रूलर को जनरल विल को फॉलो करना पड़ेगा। रूलर की इंपॉर्टेंस नहीं है, जनरल विल की इंपॉर्टेंस है, और रूलर रिस्पॉन्सिबल है कि वो जनरल विल को फोकस करे और उसी को एनफोर्स करे। अकॉर्डिंग टू रूसो, टू मेक लॉ वॉज नॉट द फंक्शन ऑफ द रूलर। रूलर का मेन काम लॉ को बनाना नहीं था, रेदर
ही वॉज टू एनफोर्स द लॉज मेड बाय द जनरल विल। जो लॉज जनरल विल बनाती है उसको एनफोर्स करना रूलर का मेन मकसद बताया गया। रूरल रूलर रूलर वॉज ओनली टू एनफोर्स लॉज मेड बाय द जनरल विल एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली। उसका मेन मकसद यही था, वही लॉज एनफोर्स करे जो जनरल विल के हिसाब से बने और एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से चलाए। In case the ruler was not working according to the wishes of the people, they were free to change him. अगर रूलर जनरल विल के हिसाब से काम नहीं कर रहा तो उसको चेंज किया जाएगा। जनरल विल अ सिंबल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो जनरल विल है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी का एक सिंबल है, क्योंकि सबकी जो मर्जी है वही चल रही है। एक्चुअली रूसो was the supporter of the idea of popular sovereignty and his general will was the symbol of the concept of popular sovereignty. हमें सबको पता है, अब तक पता लग ही गया होगा, जो रूसो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी को फेवर करते थे और उनका जो ये जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, ये पॉपुलर सॉवरेनिटी से ही निकला है। अकॉर्डिंग टू रूसो, sovereignty should not be in the hands of one person, rather it was vested with general will, which was the sum total of all the real wills of all. उनका ये मानना था कि सारी की सारी सॉवरेनिटी या पावर एक बंदे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, सारी की सारी जो पावर्स हैं वो जनरल विल के हाथ में होनी चाहिए और जनरल विल के हिसाब से सारे काम हों। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स, रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो रूलर हैं वो पॉपुलर सॉवरेनिटी के हिसाब से काम करेंगे, उसके अलावा काम नहीं करेंगे। अगर उसके अलावा काम करते हैं तो रूलर्स को चेंज कर दिया जाएगा। अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन रूलर एंड रूल्ड अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो क्या कहते थे, रिलेशन जो रूलर्स और रूल्ड के बीच में। अकॉर्डिंग टू रूसो, जनरल विल इज सुप्रीम, complete and has absolute powers and make use of it for the welfare of all. सिंपल वर्ड्स में जनरल विल को सुप्रीम माना गया और जनरल विल कंप्लीट है और एब्सोल्यूट है, और जो भी जनरल विल है उसको लोगों के भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल शैल बी प्राउड टू ओबे जनरल विल एंड बाय डूइंग सो ही विल बी ओबेइंग हिज ओन ऑर्डर। हर एक इंसान जनरल विल को ओबे करेगा और इस हिसाब से जनरल विल क्या है, सबकी रियल विल्स का टोटल करके, तो इस हिसाब से वो खुद के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होगा। Ruler shall be answerable before the general will, and in case he did not work in accordance with the public interest, then the people could withdraw the powers given to him. जो भी रूलर्स हैं उनको जनरल विल को देखना पड़ेगा, अगर उसके हिसाब से काम नहीं किया तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। On the basis of the views written above, we can say that ruler was made the servant of the people and was responsible before them. इन ऊपर जो डिस्कशन है उसके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं जो रूलर्स हैं वो एक टाइप के सर्वेंट हो गए जनरल विल के, और जनरल विल के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। अब आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसकी बुराइयां, क्योंकि हर एक थ्योरी का पॉजिटिव नहीं ना हो सकता, तो इसमें भी काफी ज्यादा बुराइयां हैं। Rousseau's social contract theory has been criticized on the following grounds. Number 1, hypothetical theory. अपनी मर्जी से बना दी, ठीक है, कोई मतलब प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मिल रहा इस पे। Rousseau's social contract theory is hypothetical because most of the features of this theory are based on pure imagination. Imaginative theory है ये, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। Rousseau has presented the state of nature as golden period as the individual led a peaceful and comfortable life in it. वो कहता है भाई गोल्डन पीरियड चल रहा है, भाई गोल्डन पीरियड चल रहा है तो प्रॉब्लम्स कैसे आ गई, उसका भी लॉजिक दिया, मगर ऐसा गोल्डन पीरियड हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। The goods were in plenty and the needs of the individual were limited, and there was absence of the feeling of mine and thine among them, but there was no historical proof of such a state of nature. ऐसा state of nature में कभी नहीं पाया गया कि जहाँ goods plenty में हो जाए और जो सप्लाई है इन्फानाइट हो जाए और जो डिमांड है वो काफी कम हो जाए। ऐसा कहाँ देखा जाता है, आपको पता है, इससे तो उल्टा ही होता है। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड रहती है और डिमांड इंसान की हमेशा अनलिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल इज वेग। Rousseau has entrusted the sovereign powers to general will, and according to him, general will was the sum total of all the real wills of the people. रूसो ने कहा कि सारी की सारी जो सॉवरेन पावर्स हैं वो जनरल विल के पास, जनरल विल के हिसाब से होनी चाहिए, जनरल विल के पास होनी चाहिए, और जनरल विल क्या है, सारी जो रियल विल्स हैं उनका टोटल। अकॉर्डिंग टू रूसो, जनरल विल was based on social welfare and was always correct. उनका ये मानना था जो जनरल विल है सोशल वेलफेयर पे बेस्ड होनी चाहिए और वो हमेशा सही रहती है। बट इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल विल एंड एक्चुअल विल ऑफ द इंडिविजुअल बिकॉज द मैन कंसिडर their real will as their actual will, and they also made no difference between these two. तो जैसा कि रूसो ने रियल विल और एक्चुअल विल के बारे में बताया कि एक्चुअल विल क्या है,
इंसान की वो विल जो सेल्फिश मोटिव से जो है असरदार होती है, और रियल विल जो वेलफेयर के हिसाब से होती है, सोसाइटी की वेलफेयर के। तो कई जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं रियल विल और एक्चुअल विल में अगर कोई फर्क ही ना करे फिर तो वो कहे यही मेरी रियल विल है और यही मेरी एक्चुअल विल है, तो उसमें डिफरेंशिएट ही ना हो, उस केस में क्या होगा? रूसो हैज ऑल्सो नॉट क्लैरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन द टू। सिर्फ ये कह दिया कि जो रियल विल है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड होती है और जो एक्चुअल विल है वो सेल्फिश मोटिव्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसको ज्यादा डिटेल में क्लैरिफाई नहीं किया गया। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजेस एब्सोल्यूटिज्म। Although Rousseau had supported the concept of popular sovereignty, he believed that sovereign powers was vested in the general will, which was the sum total of all the real wills of the people. But he made general will absolute and supreme and did not allow any individual to disobey it. उन्होंने कहा था कि जो सॉवरन पावर है सारी की सारी जनरल विल के हिसाब से है। जनरल विल क्या होता है? रियल विल्स का टोटल। और जो जनरल विल है उसके खिलाफ लोग नहीं जा सकते, कोई भी बंदा जनरल विल को डिसोबे नहीं कर सकता। सच अ प्रिंसिपल डिस्ट्रॉयज द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एनकरेजेस एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट। तो सरकार तो वही करेगी ना जो मेजोरिटी चाहती है, जो जनरल विल चाहती है, और इससे इंडिविजुअल फ्रीडम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल फ्रीडम को इसमें हिंडर किया जाता है, मगर आजकल के टाइम में हर एक इंडिविजुअल की अपनी फ्रीडम है, जनरल विल के हिसाब से चला जाता है, मगर इतना भी नहीं चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो क्रिटिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो जनरल विल इज नेवर रॉन्ग, देयरफॉर इंडिविजुअल हैज नो राइट टू अपोज इट। रूसो कहते थे कि जनरल विल हमेशा सही है, ठीक है, जनरल विल हमेशा सही है और उसको कभी भी अपोज नहीं किया जाना चाहिए। दिस वे रूसोज जनरल विल इज अ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जनरल विल अप्लाई हो और इंडिविजुअल का क्या, एक अकेले बंदे का क्या मतलब कहना है या मानना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिविजुअल फ्रीडम्स को जो है वो हैम्पर किया गया जनरल विल का नाम ले लेके, ठीक है। आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हिटलर ने क्या किया था कि भाई देश का नाम ले लेके कि भाई मैं देश के फेवर में ऐसे करते करते देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। जनरल विल को उसने पॉपुलर सॉवरेनिटी का फायदा उठा के मतलब जो उसके खिलाफ लोग थे उनको मरवा भी देता था और बड़े काम करता था, ठीक है। वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लिमिटेड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। रूसो हैज गिवन लिमिटेड पावर्स टू द गवर्नमेंट सच एज टू मेक लॉज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। उसने जो गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया। वो कहता कि लॉ बनाना गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। ही हैज गिवन द लॉ मेकिंग फंक्शन टू द जनरल विल, वेयर एज टू एनफोर्स द लॉ इज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट। लॉज बनाएगी कौन? जनरल विल। और लॉ को इन्फोर्स, लागू या इंप्लीमेंट कौन करेगी? गवर्नमेंट। द पावर टू मेक लॉ एंड टू एनफोर्स लॉ शुड बी इन वन हैंड, as this may help in making good laws and their proper implementation। वो कहते थे जो पावर है टू मेक लॉज एंड एनफोर्स लॉ, ये एक ही हाथ में रहनी चाहिए ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर हो सके। इन केस बोथ दीज फंक्शंस आर entrusted into hands of two separate organs, it will create a problem of mutual coordination between them। अब आप खुद सोचो, ये कह रहे हैं जनरल विल कानून बनाती है, इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, दो अलग अलग चीजें। यहाँ पे क्या है, ये क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में होगी तो उनकी एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग थ्योरी। From many angles, Rousseau's social contract theory is vague and abstract। कैसे? Rousseau has entrusted sovereign powers to general will, which could neither be seen nor has any form। रूसो ने कहा कि भाई सारी पावर्स जनरल विल को दे दो, तो जनरल विल कहाँ है? ना ये दिख सकती है, ना इसकी कोई फिजिकल फॉर्म है। रूसो's जनरल विल is just like a foggy shadow which has been accepted by its followers without any proof, but they had failed to clarify it। अब जनरल विल क्या है? ये तो एक फॉगी शेडो की तरह ही है, हवा हवाई बातें हैं। जनरल विल को कोई देख नहीं सकता, जनरल विल को भाई कोई देखा नहीं जा सकता, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो इससे हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि जनरल विल क्या है? अब जैसे हिटलर है, वो ये कह देता था जनरल विल ये कहती है कि हम अपने देश को जो बेइज्जती हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उससे निकालें, मगर सारे लोग तो नहीं वो चाहते थे। तो जनरल विल का नाम लेके उसने बड़े मतलब परेशानियां क्रिएट की। रूसो एक्सेप्टेड it as the sum total of the real wills of the people, but all the people were rarely unanimous on one viewpoint or one issue।
अब उसने कहा कि जनरल विल क्या है, सारी रियल विल्स का टोटल। मगर दिमाग से सोचो, हर एक बंदा अलग अलग सोचता है, तो हर एक की विल सेम तो नहीं ना हो सकती, हर एक की विल यूनानिमस कैसे हो सकती है। अब कंक्लूड करते हैं। इन ब्रीफ वी कैन से दैट देयर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स इन द रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. इट ऑल्सो सीम टू बी हिपोथेटिकल थ्योरी एज देयर वॉज नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ इट. इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं रहा, अपनी इमेजिनेशन से बना ली उन्होंने, ठीक है. बिसाइड्स दिस it was a vague theory as the concept of general will was not clear. General will क्या है, कौन बनाता है, कोई इसकी physical shape नहीं है. But in spite of this, Rousseau was successful in popularizing the concept of popular sovereignty, which was his unique contribution to the political theory and practical politics. मगर रूसो का ये था कि उसने जो पॉपुलर सॉवरेनिटी थी उसको काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, और ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आया जो आगे चल के बाकी थ्योरीज के लिए काफी हेल्पफुल रहा. अब इंपॉर्टेंस ऑफ रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या क्या मेन बातें थी वो डिस्कस करेंगे. इन स्पाइट ऑफ इट्स वीकनेस, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैड इट्स इंपॉर्टेंस विच आर नंबर 1 सपोर्टर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी को बहुत ज्यादा जो है पॉपुलराइज किया, काफी मशहूर कर दिया. रूसो हैज रिजेक्टेड द मोनिस्टिक व्यू ऑफ sovereignty and has supported the theory the theory मैंने 2 बार लिख दिया, the theory of popular sovereignty. उन्होंने popular sovereignty की थ्योरी को काफी ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया, and meaning thereby that the sovereignty was vested in general will which was the common will of all. उन्होंने कहा जो sovereignty है वो मतलब जनरल विल के हिसाब से चलेगी, और जनरल विल क्या है, सारों की जो रियल विल्स हैं उनको टोटल कर दिया जाए, तो ठीक है. उन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी जो ये कहती थी कि भाई एक दो बंदों को ही सारी पावर्स दे दो, उसको इग्नोर किया, उसको मतलब क्रिटिसाइज किया. रिजेक्टेड एब्सोल्यूटिज्म, वही वाली बात दोबारा आ गई. रूसो हैज रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग. जो किंग को एब्सोल्यूट राइट्स देने, उनको उन्होंने अपोज किया. ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द पावर्स ऑफ द किंग्स वर नॉट डिवाइन, rather they got their powers from people and were responsible before the people for the use of their powers. उन्होंने कहा कि भाई किंग कोई डिवाइन पावर, किंग के पास कोई डिवाइन पावर्स नहीं होती, वो जो पावर है वो लोगों के थ्रू आती है, और लोग ही लोगों के आगे वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. उन्होंने ये कहा कि लोगों के पास, लोगों के थ्रू ही जो किंग है वो अपनी पावर ड्राइव करता है, और किंग जो भी काम करता है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लोगों के आगे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, हेल्पफुल इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स. Rousseau's view were of great help in practical politics. He openly opposed the absolutism of Louis XIV of France and gave the slogan on liberty, equality, and fraternity of the people of France, which became the important cause of French Revolution in 1789. उन्होंने जो पॉलिटिक्स को डिस्कस किया, पॉपुलर सॉवरेनिटी को डिस्कस किया, जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस उनकी ज्यादा काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपोज किया एब्सोल्यूटिज्म को, जो उस टाइम के जो लुइस 14 किंग थे फ्रांस के, उनके खिलाफ स्लोगन्स दिए कि लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और ब्रदरहुड होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाद में जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में. नेक्स्ट आ जाता है, लॉज रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल. According to Rousseau, laws are not made by the government, rather they represent the general will of the people. वो कहते थे जो भी कानून बनते हैं वो लोगों की जनरल विल को दिखाते हैं. कानून सरकार अपने हिसाब से नहीं बनाती, कानून लोगों की विल के हिसाब से बनाया जाता है, जनरल विल के हिसाब से बनाया जाता है. द गवर्नमेंट ओनली एनफोर्सेस द लॉ. गवर्नमेंट का मेन काम है लॉ को एनफोर्स करना. while making the laws, general public interest are kept in mind by the general will. तो जनरल विल से जब भी लॉज बन रहे होते हैं तो लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, वो माइंड में रखा जाता है. Conclusion, in spite of the weakness of Rousseau's social contact theory, this has a special importance in the study of political science. This theory has greatly influenced the revolutions of 18th and 19th century, particularly the French Revolution and the American War of Independence. थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था जनरल विल को और एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट से. इस वजह से जो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, जिनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है, वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है. नेपोलियन had said that French Revolution would have not been possible without Rousseau. नेपोलियन ने ये कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता ही ना अगर रूसो ने अपनी ये थ्योरीज ना दी होती.
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।